नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, नी हाओ इन चाइनीज, कोनिचिवा इन जापानीज। प्रदीप जी, Abariako Jambo Bana. That's he's Swahili, he's East Africa. He's deliberately added a couple of lines so that I don't repeat it. But I tell you what, the Prime Minister's interview, we watched the Prime Minister's interview to ANI Smita Prakash, Brigadier Raman Rao's daughter, Sanjeev Prakash's wife, and Mr. Modi touched on all subjects, including the electoral bonds, including everything else. And he actually said that now that the Ram Mandir has been made, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं. Exactly, sir. I mean, that's turning the whole thing around, is it? Let's ask Mr. Rakesh Shetty of the Congress. Rakesh Shetty साहब इस वक्त हैं हमारे साथ कांग्रेस के. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. Namaskar. Good evening. How are you, sir? How are you? I'm doing well. Where are you sitting right now? I mean, it's such a beautiful background. Where is that? This is my home office. Actually. Wow, beautiful, lovely, absolutely lovely. राकेश शेट्टी साहब, वेलकम टू द शो. आपको नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव और बाकी सब भी. जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद. तो सर, मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, कांग्रेस के पास, ऐसा बोला उन्होंने. देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में और 19 में जब लोगों को वादा करके आए थे, तब अपना एक मैनिफेस्टो लेके आए थे जी. और उस मैनिफेस्टो में लोगों को कुछ वादे किए गए थे. अभी मैं बार बार वही रिपीट करूंगा. 15 लाख बोला था, 2 करोड़ नौकरी बोला था. उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्कीम बताया था कि स्विस बैंक से जिन लोगों का भ्रष्ट लोग, करप्ट पॉलिटिशियन लोगों का पैसा है, उसको वो वापस लाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था. और उनका ये कहना था कि कांग्रेस जब 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार है, वो लिस्ट छुपा के रखी है. जैसा मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, स्विस बैंक का वो काला धन का लिस्ट पब्लिक के सामने लाऊंगा. और आज हम देखते हैं, स्विस बैंक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे एसबीआई का लिस्ट देने के लिए ये लोग कोर्ट के सामने समय मांग रहे थे. मगर धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का, वो लोग ने फटकारा एसबीआई को और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पूरा काला चिट्टा है वो देश के सामने किया. और जब ये काला चिट्टा बाहर आने के बाद क्या दिखने में आता है कि 41 कंपनियों ने, इन्होंने करीबन 2,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिया है. और 41 वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन चालू. नरेंद्र मोदी जी कोयला घोटाला की बात करते हैं. जिस कोयला घोटाला का मुख्य आरोप, में बोल रहा हूं कि एक्यूज जो है वो नवीन जिंदल थे, उसी नवीन जिंदल को आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कर उनको लोकसभा का सीट दिया. नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं आदर्श घोटाला का. उसी आदर्श घोटाला के मुख्य आरोपी अशोक चव्हाण जी को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करती है और भेज देती है राज्यसभा. नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं भोपाल में 70 करोड़ इरिगेशन स्कैम. उसका जो मास्टरमाइंड है अजित पवार, उसको अपने साथ अलायंस करवा लेती है और उसको डेप्यूटी सीएम करवा देती है. ऐसे एक लिस्ट है पूरे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिनके ऊपर किरीट सोमाया जी ने लगातार आरोप किया. हसन मुशर्रफ हो, वो हमारे शिवसेना गठ के नेता हो, आज ये सभी लोगों का ऊपर जो ईडी, सीबीआई और प्रताप सरनायक हो, ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेशन पे क्लीन चिट दिया जा रहा. तो देश की जनता, हाँ राम मंदिर हुआ, ये कोई आप ऑर्डिनेंस करके नहीं शुरू हुआ, बाकायदा हाई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास हुआ और दोनों मुस्लिम्स हो हिंदू हो, दोनों ने ये वर्डिक्ट को माना और अयोध्या राम मंदिर का वहां पे निर्माण हुआ. मुझे क्यों ये पता नहीं चल रहा कि प्रधानमंत्री क्यों इसका क्रेडिट ले रहे, क्योंकि
क्योंकि आपको अगर लेना होता तो आप ऑर्डिनेंस लाके उसको पास करा के करवा लेते, मगर आपके ऑर्डिनेंस से ये नहीं हुआ। राम मंदिर ये कोर्ट के माध्यम से हुआ, और राम मंदिर इशू जो है ये 1947 से है। मतलब जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, तभी कुछ लोगों ने वहां पे राम मंदिर रखा। उसके बाद चबूतरा में उनका पूजा होती रही। किसी ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा नहीं कि जिस जगह पे वो लगातार पूजा हो रही थी, उसके बाद राजीव गांधी जी ने पूजा करने का अनुमति दी। भारतीय जनता पार्टी तो 1989 में जब वो पूरी तरह हार गए थे, उनके सिर्फ 2 सांसद चुन के आए, उसके बाद एक मीटिंग में उन्होंने तय किया कि ये राम मंदिर का जो इश्यू चला आ रहा है इतने साल से, ये भारतीय जनता पार्टी को अपनाना चाहिए। ये तो बहुत बाद में आए लड़ाई में, मगर ऑल सेड एंड डन राम मंदिर बन चुका है। मगर नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर कोई अपना उनका योगदान है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर योगदान होता तो वो ऑर्डिनेंस ले आते, मगर जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ। लेकिन शेट्टी साहब मोदी जी ने तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। अभी तक आप ये बोलते थे और अभी भी बोल रहे हैं कि अब तो राम मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अब तो राम मंदिर बन गया तो कांग्रेस के लिए मुद्दा खत्म हो गया। वो कहते हैं कि आपने इसको मुद्दा बनाया हुआ था मुसलमानों का वोट लेने के लिए। सर यही बोलना कि अभी राम मंदिर होने वाला है, अब बनने वाला है, अब बनने वाले। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो मैं कहता हूं कि वो बहुत ही ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो उनको पब्लिक के सामने अपना 10 साल का कार्यकाल उसको कंपेयर कर दीजिए आप मनमोहन सिंह जी के 10 साल में, क्योंकि कांग्रेस का भी 10 साल हुआ, आपका भी 10 साल हुआ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जीडीपी का था एवरेज कांग्रेस के 10 साल में 7.7% था। भारतीय जनता पार्टी के समय पे अभी ये जो 10 साल हुआ 5.7% ग्रोथ है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 1087% से ग्रोथ हुआ था। एफडीआई नरेंद्र मोदी जी के समय में 70.7% ग्रोथ हुआ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कांग्रेस के 10 साल में 27% हुआ, मोदी जी के समय पे 20% हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट, एक्सपोर्ट जो है हमारा 400% से ग्रोथ था, नरेंद्र मोदी जी के समय पे 40% से ग्रोथ है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसके कारण डॉलर्स के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ। अब मनमोहन सिंह के समय पे अगेंस्ट $1 61 रुपीस था। आज मोदी जी के यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हुआ, इसलिए वो 84 रुपीस पे आ गया। तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का देख लो, पेट्रोल का प्राइस कांग्रेस के समय 71 पे था, आज क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने के बावजूद आप 97 पे है। डीजल का प्राइस 55 पे था, आज नरेंद्र मोदी जी के सर 106 रुपए पे, 97 पे कहां है? टुडे इट इज 104 रुपीस 60 पैसा इन बॉम्बे। एवरेज बोल रहा हूँ, पूरे देश का मैं पकड़ रहा हूँ। डीजल का 90 रुपया है, एलपीजी हमारे समय पे 450 का था, अब 1100 का है। और देश के ऊपर कर्जा 1947 से 2013 तक अलग अलग सरकारों ने कर्जा लिया देश के डेवलपमेंट पे। कुल कर्जा 58 लाख करोड़ था। आज नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर 177 लाख करोड़ कर्जा लिया है। मैं जानना चाहता हूं, जब इतना कर्जा लेने के बावजूद जीडीपी नहीं बढ़ता है तो फिर ये पैसा गया कहां पे? दूसरी एक चीज, आज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हस्बैंड जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है, वो ये कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। वो क्यों कह रहे? जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर इतना सेंसिटिव जगह के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार थी है और वहां पे राम माधव करके आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी है, उनके ऊपर 200 करोड़ का रिलायंस के इंश्योरेंस कराना तक सरकारी कर्मचारियों का 200 करोड़ का रिश्वत की बात की गई। कहां पे इनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? जो कंप्लेनेंट है वो अभी पूर्व गवर्नर बन के, उनके ऊपर आपने सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी लगा दी। और आज
हमने सबसे बड़ा देखा कि कलेश्वरम नाम का डैम है हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जी 83,000 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ाकर 1,18,000 करोड़ पे ले गए। और इस कंपनी जिसने ये डैम का बांधकाम किया, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका भी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे नाम आया कि इन्होंने करीबन 1,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा के रूप में दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये ईमानदार नहीं हो सकते, ये भ्रष्टाचारी है। और मैं आपको वादा करता हूं जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तब इन सभी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। शेट्टी साहब, बट व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है उनका 60 साल आप इकट्ठा करो, हमारा 10 साल आप कंपेयर कीजिए। बोले हर चीज में, एयरपोर्ट 70 साल में, अभी 60 साल में 70 बना, मोदी जी ने 148 कर दिया। उन्होंने 60% OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, बोला मोदी जी का कंट्रीब्यूशन, 51.95 जनधन करोड़ जनधन अकाउंट्स, 35 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जब उनका कहना है कि राजीव गांधी जी के वक्त पर आप कहते कि करीबन 85% सिस्टम में खो जाता था, अभी 100% डीबीटी हो रहा है। 25 करोड़ लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लाइन के ऊपर लिखे आए हैं। वुमन, जब महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमन परमानेंट कमीशन इन द आर्म फोर्सेस, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकॉर्पोरेट किया। आपने 11th बिगेस्ट इकोनॉमी आपके वक्त था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, 10 साल के अंदर ही मेड इट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंह। एंड 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द होल वर्ल्ड। ये सब, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन में चाहता हूं, द मैनिफेस्टो, बुलेट ट्रेन अभी वेस्ट में शुरू किया, मैं ईस्ट में शुरू करूंगा, नॉर्थ में शुरू करूंगा, साउथ में शुरू करूंगा। नाउ ही इज आल्सो कमिंग आउट फिगर्स। whom should the people believe? शेट्टी साहब, देखिए, जो बुलेट ट्रेन अभी भी चालू नहीं है, और मेट्रोज आप देखिए ये कांग्रेस के समय के है। ये मुंबई का एयरपोर्ट और ये सब जो डेवलपमेंट है ये भी कांग्रेस का है। आप घर का इंटीरियर करते हो तो 2 से 3 साल जाता है। IIT, IIM, एम्स ये बनने के लिए 5 से 7 साल जाता है। मोदी जी ने 2014 से 19 के बीच में जितने बड़े बड़े उद्घाटन किए, इस सबका शुरुआत कांग्रेस के समय में हुआ था। आप मंगलयान ले लो या IIT और IIMs कर लो। हमारे यहाँ पे एक पत्रकार है कुमार केतकर जी, नरेंद्र मोदी जी यूएस में जाते हैं और कहते हैं कि एवरी ईयर हम लोग यहाँ पे एक नया IIT, एम्स और IIM बना रहे। तो उन्होंने जब RTA डाला तो राज्यसभा के स्पीकर ने उनको जवाब दिया कि 2019 से 2023 तक देश में एक नया एम्स, IIT और IIM नहीं बना है। तो जितना नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर प्रधानमंत्री जी खुलेआम पब्लिक के सामने झूठा नंबर पेश करते हैं। और वो प्रूव इसलिए होता है क्योंकि जो आज बेकारी इतने बड़े पैमाने पे है, किसान नाराज है, लेबर के अगेंस्ट आपने 4 कानून लाया वो नाराज है, हमारे जो मिलिट्री में लोग ज्वाइन होते थे, जो हमारे नौजवान दोस्त है, उनको 20 साल का सर्विस मिलता था, ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, पेंशन ही नहीं देना पड़ेगा, इसे 4 साल का अग्निवीर बना लिया। ये सारे मुद्दे हैं, परिस्थिति लोगों के सामने है। और अगर नरेंद्र मोदी जी अपने 10 साल के कार्यकाल में इतने अगर कॉन्फिडेंट होते तो इनको, जो लोगों को ये खुद भ्रष्ट बोलते थे, ऐसे लोगों को कैंडिडेट नहीं बनाते। आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास आज पूरे देश में करीबन 350 डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेस बन गए, मगर आज लोकसभा के कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इनको कैंडिडेट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, एनसीपी से, शिवसेना से, कांग्रेस से। अगर इतने सक्षम रहते तो अपने कैंडिडेट को ये लोग नरेंद्र मोदी जी को मैदान में उतारना चाहिए और लड़ाना चाहिए। राकेश शेट्टी साहब, माफी चाहता हूं क्योंकि अभी क्या है कि बहुत अच्छी बात हो रही है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी जो आप बात कर रहे हैं, कितने IIT बने, कितने IIM बने, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, क्या हो सकती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो जवाब दिया गया वो जवाब दिया गया 2019 में दिया गया, फिर उसके बाद जो जवाब आया वो अलग आया, उसके बाद डिबेट हो सकती है, चली जाने दीजिए। क्योंकि काफ़ी वहाँ पे जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे,
बाकी जो थे उनको अपग्रेड करके उनको आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। मैं एक और सर प्लीज आई एम कमिंग टू यू ओनली सर, आई एम कमिंग टू यू ओनली। एक ही मिनट, बोलिए। आपके ऑफिस के नजदीक अपना आईआईटी का कैंपस है, इसके पीछे निट्टे का कैंपस था जी, उसको अभी नाम बदलकर आईआईएम बनाया गया। जी करेक्ट। मैंगलोर में था, मैंगलोर में सूरतकल इंजीनियरिंग कॉलेज था सर, गवर्नमेंट कॉलेज था, उसको नाम बदलकर आईआईटी बनाया। मैं 9 साल का था तब से वो कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा था, उसका नाम बदलकर उसको आईआईटी कर दिया। No, over here there is a problem, as I said. You don't have the requisite faculty, you don't have the requisite teachers, you don't have the facilities which go along with being an IIT, and even as far as the All India Institutes of Medical Sciences are concerned, it is quite true that they have been made in various places which have been given the name of All India Institutes of Medical Sciences, but then the question arises, I am saying so because I am coming to another question, I am saying so because you have mentioned it. Why is it that practically every major leader in every state rushes to Delhi All India Institute of Medical Sciences to get treated, if indeed there are All India Institutes of Medical Sciences all over the place? So that remains a major question. Now the question I am coming to is a somewhat frivolous question, but necessary. क्योंकि सर क्या है कि डिबेट का जो दर्जा है जो अभी आप बात कर रहे हैं वो जबरदस्त है, वो असली इशू है, असली विषय है, लेकिन क्या होता है कि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि डिबेट का जो स्तर है वो बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, मंडी में द ऑनरेबल कैंडिडेट फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, मिस कंगना रनौत, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. I loved her performance in Tanu Weds Manu Part 1 and 2 both, and in Queen, but she's a very good actress. अब वो जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं विक्रमादित्य सिंह जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, वो कहती हैं कि मुझे तो बड़ी दया आती है उन पर कि राहुल गांधी जी की शादी नहीं हो रही है, सुनने में आया था उनकी मोहब्बत हो गई किसी से लेकिन वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से माई वेरी डियर फ्रेंड, आई रियली रिस्पेक्ट हर, स्मृति ईरानी जी, she is also saying all sorts of things about Rahul Gandhi. I think that's a bit unfair, don't you think, Mr. Rakesh Shetty? Why are we stooping to this level? For what? I don't understand. Both these most respected ladies have a wonderful record in the sense that you have Mr. Modi's manifesto. मोदी जी का जो 10 साल का रिकॉर्ड है वो कहते हैं हमारे 10 साल और उनके 60 साल, बोलते हैं ना सर, तो उससे बात कीजिए, उस पर बात कीजिए। अब ये बताइए, व्हाई आर दे मेकिंग दीज पर्सनल अटैक्स? सर बताइए प्लीज। जब देखिए क्या है ना, सब हर एक व्यक्ति राहुल गांधी को टारगेट इसलिए करता है और इसलिए करता है बिकॉज ही इज वेरी मच रेलेवेंट। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर चले गए, उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक आ गए जी। तो आज इनको ये बहुत इजी टारगेट राहुल गांधी जी है, मगर राहुल गांधी जी तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे, इनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। राहुल जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति है, वो अपना काम कर रहे। हमें 3 बार मुझे मौका मिला उनसे मिलने का जब वो महाराष्ट्र में थे। वो जो हमसे इंटरेक्ट करते थे वो बोलते आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाई डू पीपल वांट्स टू मीट मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई Gautam Adani wants to meet me or Mukesh Ambani wants to meet me. What are they expecting from me? I am in opposition. I am just a member of parliament. I am not even the party president. तो वो राहुल गांधी खुद अपना इतना लो प्रोफाइल रखते। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत हो या स्मृति ईरानी हो, इनको मीडिया स्पेस में आने के लिए उनको राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आप अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। जब हम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन सब का जब आप भाषण सुनते हैं, उन्होंने अपना डिग्निटी ऑलवेज मेंटेन किया है जी। और जब कटाक्ष भी करते थे कविता के रूप से करते थे। इसमें एक और छोटी सी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कंगना रनौत जी वही हैं जिन्होंने अभी भी कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो राजनीति में मैं तो देखिए मैं कांग्रेस में वो
भाजपा में है, मगर मैं समझता हूँ वो उनका फील्ड नहीं है, अभी अभी वो राजनीति में आई, इसलिए उनसे वो गलती भी हो। लेकिन अन्नामलाई जी तो आईपीएस में थे सर, वो तो आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कैसे कह दिया महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो वही देखिए, अभी कंगना रनावत एक शो में जाती है और कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती। अब इनको कौन बताएगा, ही वॉज अ बैरिस्टर फ्रॉम लंदन। Yes. और वो धोती इसलिए पहना था क्योंकि उनको बारदोली का आंदोलन करना था। तब महात्मा गांधी जी ने उन्हें कहा था कि अगर आप आंदोलन का नेतृत्व करोगे तो आपको वेशभूषा उन खेडूत जैसा रखना पड़ेगा और उनसे घुल मिलकर आपको आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने but you know, Amit Shah has been very critical about the Congress. He said Congress was against Article 370 abrogation right from Jawaharlal Nehru to here. He said the vote bank politics Congress का उनको हमेशा मजबूर किया इस 370 को अपोज करो abrogation. नॉर्थ ईस्ट में भी शेट्टी साहब, योर कांग्रेस, द कांग्रेस हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन डिवाइड. दैट इज व्हाट अमित शाह सेज. बोला कि मोदी जी का पॉलिसी इज नॉट डिवाइड, इट इज डिवाइन. और उन्होंने 6,600 करोड़ नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए अलॉट कर दिया, जो आपके सरकार में कभी होता नहीं था. तो यू ऑलवेज तुष्टीकरण का राजनीति, that prevented you from taking major policies. शेट्टी साहब देखिए, अभी अमित शाह जी का जो 370 को लेके क्या नॉलेज है मैं तो नहीं जानता, मगर जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है या समझते हैं उनको पता है 370 वो अरेंजमेंट और एक टेम्पररी अरेंजमेंट था कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर की जनता के साथ, वहां की सरकार के साथ, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं कि सिचुएशन अलग हो गई थी, पाकिस्तान के लोग वहां पे कब्जा कर रहे थे और हमें यहाँ से फोर्सेस भेजना पड़ा, तब ये साइन किया गया था और उसके बाद 370 का ये जो कलम था. तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, आपने 370 हटा दिया, इसमें क्या हो गया? वहां पे इंटरनेट सस्पेंडेड है, वहां पे कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया? मतलब ये आज आप कोई भी आम व्यक्ति को पूछो कि 370 हटा लिया तो क्या फायदा हुआ, तो कुछ लोग बोलेंगे वहां पे हम जमीन ले सकते हैं, दूसरा बोलते हैं कि वहां की लड़कियों से हम शादी कर सकते हैं. तो ऐसे रीजन लोगों के पास है. मेन बात ऐसी है कि हमारे लोकसभा में जो कानून बनता था वो वहां पे लागू नहीं होता था, वहां के असेंबली के पास अधिकार था अपने लोगों के लिए कानून बनाने का. 370 हटाने के बाद अपना जो जितने कानून है वहां पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो गए. मगर ये भूलना नहीं चाहिए कि जितने भी कानून बने थे 99% वहां के असेंबली ने भी पास करके वहां के पे वो इंप्लीमेंट किया जा रहा था. राहुल गांधी जी, you can continue. अमित शाह जी, एक तो देखिए क्या है कि ही इज अ होम मिनिस्टर, बहुत सीनियर है, ठीक है, मगर उनका जो मोदी जी बोलते हैं वही बात वो तो नहीं मानते. नरेंद्र मोदी जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं और अमित शाह अपने ही बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाते हैं. गौतम गंभीर जो दिल्ली से सांसद है, उन्होंने खुलेआम बोला कि जिस व्यक्ति को बैट पकड़ना नहीं आता, जिस व्यक्ति ने कभी 1 लाख के क्राउड में परफॉर्मेंस नहीं किया, वो व्यक्ति एसी कमरे में बैठ के ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर को बीसीसीआई को प्रमोट करना चाहिए. उसने ओपनली अमित शाह के जो लड़के जय शाह उनको क्रिटिसाइज किया है. तो सबसे पहला अमित शाह जी को तो अपने जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात को इंप्लीमेंट करना चाहिए. परिवार मोदी जी आगे जाके यू क्रिटिसाइज राहुल गांधी जी, बोलते राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं एक झटके में देश के गरीबी को मैं मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा. दैट इज व्हाट राहुल गांधी सेड. नरेंद्र मोदी जी से बोल रहे कि 60 साल में आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, गरीबी जो हटने वाला था. एंड जो आपके पेट प्रोजेक्ट महालक्ष्मी योजना, जो राहुल गांधी जी बार इन एवरी मीटिंग्स ही इज प्रोपेगेटिंग दैट कि गरीब महिला को 1 लाख रुपीस पर एनम, 8,500 रुपीज ही विल घर बैठे आई मीन दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट. अगर वो हासिल हो गया, अगर आप कर पाए, it will be one of the greatest decisions that will
probably eliminate poverty to a larger extent, because 8,500 per month for a woman is a very, very good amount. Fantastic. But Modi ji says question है, आप कैसे achieve करोगे, खजाना आप पूरे बर्बाद कर दोगे. No, that is what Modi ji says. Rahul Gandhi ji का policy is not acceptable to the people because it's lies. Shetty ji. See, when you talk about a welfare state क्या होता है? मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ. यूपीए 1 और 2 में कांग्रेस की सरकार ने कॉर्पोरेट जगत का करीबन 2 लाख करोड़ लोन था, उसको माफ कर दिया था ताकि वो सस्टेन कर पाए, और फार्मर्स का करीबन 85,000 करोड़. नरेंद्र मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट्स के अपने मित्रों का 15 लाख करोड़ माफ किए 10 साल में, और किसान के लोन के बारे में उनका कहना है कि हम ये माफ नहीं करेंगे. इससे दिखता है कि नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट जगत को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं बट किसान के साथ नहीं है. राहुल जी ने अभी इस मैनिफेस्टो में जो वादा किया है, स्टूडेंट्स को वादा किया है कि जो बच्चे ग्रेजुएट करेंगे उनको 1 लाख का स्टेपन मिलेगा, महिलाओं को पर मंथ 8,000 देगा. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ये वेलफेयर स्टेट ऐसे ही चलेगा. सब पैसा कुछ ही 21 परिवार के साथ 70% धन दौलत है. आप समझो इस बात को. तो अगर हम 15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट्स का माफ कर सकते हैं तो 1 लाख करोड़ क्यों नहीं, वो जो गरीब तबका है उनको क्यों नहीं दे सकते हम? दैट व्हाट राहुल जी इज सेइंग एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक स्कीम. और उसमें जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके पास भी भरपेट खाना खा पाएंगे, कुछ काम उद्योग कर सकेंगे. जी राकेश शेट्टी साहब, मोदी जी ने ये भी कहा है कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो अभी तो भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर ही देगा. जो अभी 25 साल से कम के लोग हैं हिंदुस्तान में इस वक्त, उनके भविष्य को भी खत्म कर दिया है. अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो, अलबत्ता तो वो बोलते हैं कि मैं तो तीसरे टर्म के लिए आ रहा हूं, कुछ नहीं है क्योंकि जीतने वाले तो हो नहीं आप, ऐसा करके बोला उन्होंने. सर जी, या they say, he says your manifesto will be a disaster for the country. Sir, देखिए गलत बात है. हमेशा देश के प्राइम मिनिस्टर है, ये हमेशा नरेंद्र मोदी जी अभी अमित शाह बने नहीं है, बनने वाले हैं. नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी का ही बोल रहा हूँ जी. नरेंद्र मोदी जी जो है, कैमरा शिफ्ट हुआ है क्या? No, you're fine. Now you're fine. Your image is centered, the background is looking great, you're looking great. Even the lighting is very good. जी बोलिए सर. नरेंद्र मोदी जी हर बार इलेक्शन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. मुझे ऐसा लगता है हमारा जो मैनिफेस्टो है परफेक्ट है, और हमने ऐसे ही ये मैनिफेस्टो घर पे बैठ के नहीं बनाया. मुझे तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना 2014 और 19 का जो मैनिफेस्टो उसको चैट जीपीटी में बैठ के बना दिए तो हो जाता उनका. हमने पूरा सर्वे कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक लोगों से सर्वे कर ये मैनिफेस्टो को बनाया है. इसमें हर जात धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया है. युवा हो, महिला हो, बेरोजगार है, एजुकेटेड क्लास है, हर एक को ये इसके लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी से जो कुछ वादा कर रहे वो लोगों को डिलीवर करना चाहती है. भारतीय जनता पार्टी electoral bonds, what Prime Minister Modi said was, I wanted to cleanse the system, I want to bring transparency during elections. तो मैंने ब्लैक मनी को इलेक्टोरल प्रोसेस पॉलिटिक्स से खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आया, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इट्स बैंड. बोले अनफॉर्चुनेटली इट इज बैंड, द ट्रांसपेरेंसी इज गॉन. एंड ही गोज फर्दर, ही सेज 63% ऑफ द फंड्स हैव कम टू ऑपोजिशन, नॉट टू द बीजेपी. बोले हम सत्ता में हैं मगर ऑपोजिशन को 63% फंड्स मिला है. And you lost an opportunity to cleanse black money from the political arena. बहुत ही गलत स्टेटमेंट है. आपको पता होगा एसबीआई ने जब डेटा सुप्रीम कोर्ट को दिया था वो पूरा डेटा नहीं है. आज भी आप देखोगे तो 6,500 करोड़ के ऊपर पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा गया है. एंड इफ द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो क्यों नहीं पीएम केयर्स का डेटा पब्लिक के सामने रखते हैं? जब किसी ने कोर्ट में पीआईएल डाला तब सरकार ये कहती है कि पीएम केयर ये प्राइवेट ट्रस्ट है,
तो इसका डेटा, इसका बैलेंस शीट हम किसी को नहीं बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर देश की जनता को गुमराह कर रहे, उनका दायित्व बनता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी डेटा लोगों के बीच में आना चाहिए। So wait a minute. Now let's keep the electoral bond and the PM Cares Fund aside for the moment. I'm sure you will continue with the electoral bond scheme and you will call it the biggest scam in the world, as the Professor Saab says, that is Nirmala Sitharaman's husband. But I want to ask you, is it your contention that instead of giving SOPs to industrialists and others, you will utilize that money for the welfare schemes that you have outlined in your manifesto? 15 लाख करोड़ रुपए माफ करने के बजाय आप हर साल का 80,000 या 1 लाख करोड़ रुपए डेजिग्नेट करेंगे इन 2 या 3 स्कीम्स के लिए. Is that what you're saying, sir? That what will happen even today. जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे कि 80 करोड़ लोगों को उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जा रहा है, तो कितना पैसा जा रहा है? वही तो जा रहा है सर. जब यही चीज कांग्रेस या आम आदमी करती है तो सेम प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग रेवड़ी बांट रहे, और जब वो करते हैं तो उसको ढोल बजा के कहते हैं. तो ये ऐसे है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी बात है. What I'm saying is कि ये सेम स्कीम जब कांग्रेस करती है तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, अरे ये मनरेगा चला रहे, अभी भी लोगों को खड्डा खोदने का के लिए पैसा देना पड़ रहा है, मैं तो मनरेगा को बाजे गाजे के साथ चलाने वाला हूं, क्योंकि कांग्रेस की विफलताओं का ये जीता जाता स्मारक है. दिस वॉज नरेंद्र मोदी जी वर्ड इन 2014 और आज 2024 है सर, अभी तक मनरेगा चालू है कि नहीं, आप मुझे बताइए. He said that, and in fact he said it in Parliament. On that there is no doubt. He said it in Parliament. Yes. And even today it is existing. Yes. And same Narendra Modi is using that model for money distribution. So in your opinion, sir, in your opinion, considering the situation on the ground, I know you have your ear to the ground. भारतीय जनता पार्टी की खुद की कितनी सीट्स आ रही हैं और इंडिया अलायंस की कितनी आ रही हैं? मैं कल तमाम न्यूज चैनलों के डिबेट पे था और मैंने जो देखा, न्यूज चैनल विच वाज फेवरिंग नरेंद्र मोदी, मतलब जिनको आजकल मोदी मीडिया भी बोलते हैं, वो लोग भी ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी 225 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये उनका कहना है. और मुझे जो आज लग रहा है वो 200 के अंदर सिमट के रह जाए. क्या बात है. एंड द कांग्रेस सर? Congress will be 175 plus, sir. Sir, even if you get 100, it will be huge. सर मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ महाराष्ट्र का डेटा देखो, हिमाचल का देखो, राजस्थान में बीजेपी 100% थी, गुजरात में 100% थी. अभी राजस्थान में आप देखो भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब है. आज उत्तर प्रदेश में देखियो, ये लोग को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है सर, उनको कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ रहा है. अभी भी महाराष्ट्र में अभी कैंडिडेट नहीं है उनके पास. जो आपका मित्र भी चला गया जौनपुर. हाँ, Your friend has gone to Jaunpur to fight the elections from there. You're saying lack of candidates. उनको बहुत बधाई. कृपा शंकर जी की बात कर रहे हैं आप. बिल्कुल ऐसे. और बहुत ही देखिए, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्रिटिसाइज कर दी थी, आज उन्हीं को बुलाकर उनके दम पे आज वो चुनाव जीतने जा रही है वहां. I love the way you say जीतने जा रही है जौनपुर में. जौनपुर शायद से वो जीत जाएंगे. कमाल है सर. I don't think the समाजवादी पार्टी is going to like that. मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी को ये बात आपकी पसंद आएगी. लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड व्हाट अ लवली फ्रेम, रियली एंड ट्रूली लवली. थैंक यू वेरी मच. राकेश शेट्टी साहब, नमस्कार. So, Mr. Rakesh Shetty, very, very confident that the Congress is going to get over 100 seats. He says 175. I'm telling you, even if they touch 100, it will be huge. Very, very frankly speaking. मतलब यहाँ तो जिस तरीके से अभी कैंपेन चल रही साहब, मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है वो अपना पुराना फिगर जो है 54 का वो भी ला पाएगी. Sir, if you look at the aggressive campaign of Mr. Modi, केरला में इतने aggressive I don't think कभी वो था.
आज तक इतने कैंपेन्स और इतने और आज ही लगातार जैसे अपने कैंडिडेट्स को बढ़ावा दे, एंड द गुड थिंग इज इट्स गॉट अ लॉट ऑफ नाइस कैंडिडेट्स आउट देयर who can really pose a lot of threat today itself he is at 2 meetings in Kerala. Bilkul. And now in the evening he is going to address a meeting in Tamil Nadu. Exactly. So it's huge. So look at whatever ये अभी क्या है कि Congress is depending on the fact that because the BJP had already peaked in so many states over here, वहाँ से उनकी सीटें कम आएंगी, so compensation हो जाएगी साउथ से. That I think is the calculation.